जल, तो गंगा का जल, अब गंगा का जल नहीं बोल के गंगा जल बोल दो तो समास है। परा के अधीन यानी पर के अधीन, तो ये इसको अगर हम पराधीन बोलेंगे तो ये समास है। तो दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, बस धीरे से आगे चलते हैं, धीरे धीरे इसको समझते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं इसको समास को और समास के प्रकार को और समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब आपके सामने अभी क्लियर करता हूँ। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये समास की बेहतरीन ट्रिक। तो समास मैंने आपको बताया, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्दों के सार्थक शब्द से बना नया शब्द समास कहलाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर कोई 7 प्रकार के बताए या 5 प्रकार के बताए या 4 प्रकार के बताए तो मानना मत, ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के ही रहेंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार के ही बताने हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो इनको याद करने की एक साधारण ट्रिक है। जैसे आप इसको थोड़ी कल्पना करके सोचें तो बस नॉर्मल सी ट्रिक है। जैसे किसी व्यक्ति के मन में क्या पहले विचार आता है, विचार को भाव बोलते हैं। भाव किसके मन में आया, पुरुष के मन में। भाव किसके मन में आया, भाव पुरुष के मन में। पुरुष के मन में भाव आया किसके लिए, कार्य करने के लिए, तो उसने काम किया, कर्मधारय। तो याद करेंगे अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, और जब वो काम करने लग गया और उस पर पैसा आना शुरू हो गया तो लोगों को जलन हुई, द्वेष भावना हुई। तो चौथा आपका आएगा द्विगु समास, द्वेष द्विगु समास, द्वेष द्विगु समास। यहां से हम करेंगे द्वेष द्विगु समास, बोलो मेरे साथ, द्वेष द्विगु समास। इसके बाद जब द्वेष हुआ तो फिर द्वंद्व, यानी एक झगड़ा हुआ उसको द्वंद्व कहेंगे। और झगड़ा होता है, द्वंद्व होता है तो घर में होता है, बहु बेटियों में होता है, तो वहां पे आपको ये ट्रिक काम करेगी, बहुव्रीहि समास। अब बहु बेटियों में झगड़ा होता है तो वहां पे आपको ये बहुव्रीहि समास याद रहेगा, बहुबेटी बहुव्रीहि समास, बहुबेटी बहुव्रीहि समास, द्वेष द्विगु समास, द्वंद्व झगड़ा। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ये समास के आपको प्रकार समझाए। एक बार फिर मेरे साथ इस समास के प्रकार को समझेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति के मन में भाव आया, देखते रहेंगे, भाव आया। उसके बाद भाव किसके मन में आया, तो एक पुरुष के मन में आया। पुरुष के मन में जब भाव आता है तो वो काम करता है। भाव किसके लिए आया, काम करने के लिए आया, तो उसने काम किया। काम करने के बाद जब उसमें पैसा आना शुरू हुआ तो लोगों को, पड़ोसियों को जलन हुई, तो ये क्या होता है, द्विगु समास, यानी द्वेष भावना हुई तो द्विगु समास। अच्छा, द्विगु समास जब होता है तो द्वेष जब होता है तो फिर द्वंद्व होता है, यानी झगड़ा होता है तो घर में किस में होता है, ये बहु बेटियों में। ये था समास के प्रकार, और बहुत अच्छी जुगाड़ है ये, और बस एक ही लाइन में इसको याद कर लो, समास के प्रकार खत्म। अब इसको मैं आपको एक एक प्रकार को ऐसे समझाऊंगा कि आज के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को मतलब कट ना करें और शुरू से लेके लास्ट तक देखें। जैसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसमें जो प्रथम पद होता है वो उपसर्ग लग के बना होता है। प्रथम पद उपसर्ग लग के बना होता है, तो इसको मैंने ये उपसर्ग लिख दिए हैं कुछ, इन उपसर्ग को आप याद कर लेंगे। ये जैसे यथा है, आ है, भर है, निर है, प्र है, प्रति है, अनु है और वे। आपको ये 6-7 उपसर्ग याद करने, याद भी मत करो, जब भी एग्जाम में ये उपसर्ग आपको दिखाई दे जाए तो बस इसी को, ऑप्शन को आप टिक कर दो, ये अव्ययी भाव समास है। पूछता है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास
कौन सा है? तो आपको यथा, आ, भर, निर, प्र, प्रति, अनु, बे इत्यादि ये उपसर्ग अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपका ऑप्शन 100% अव्ययीभाव की तरफ ये जाएगा। तो देखते हैं, पहला हमने ऑप्शन दिया, इसका एग्जाम्पल दिया है यथासंभव, यथासंभव। दूसरा है आज जन्म। देखिए यथासंभव में ये जो उपसर्ग लगा है, यहाँ देखिए यथा, ये यहाँ से उपसर्ग लगा हुआ है यथा। अच्छा, आज जन्म, ये देखिए आ कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको उपसर्ग में, आ देख लीजिए, और ये आ लगा हुआ है, आज जन्म। इसके बाद भर पेट, तो ये देखिए उपसर्ग दिया है भर पेट, बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो उपसर्ग दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये आपके एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल कहीं से बनाए नहीं है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये परीक्षा में, और बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी ज़्यादातर परीक्षा में सरकारी जितनी भी नौकरी है, मुझे नहीं लगता आईएएस से लेके यूपीएससी तक पूछी जाती है, हिंदी सब में आती है, दरोगा में, पुलिस कांस्टेबल में, यूपी टेट में, सी टेट में। तो जब हिंदी आएगी तो ये चैप्टर मेन है, ये चैप्टर आना ही आना है, और ये सभी वही एग्जाम्पल हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको आप एक बार बस मेरे साथ देखते जाइए, बस कुछ नहीं है, बस देखते जाइए क्या होता है, एक चुटकी में ये याद हो जाता है। तो हमारे ये जो एग्जाम्पल हैं बस इन्हीं को देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। जैसे अनु, यहाँ देखिए अनु, अनु ये है, ये उपसर्ग है अनु, अनु से बना अनुकूल। ने रूप, प्रतिकूल, तो ने देखो ने, यहाँ पे ये है निर, तो निरूप। प्रतिकूल, प्रति, ये है उपसर्ग प्रति, तो ये प्रतिकूल, प्रतिदिन। और ये प्रत्येक, तो प्रति से बना है प्रत्येक, और प्रतिकूल, प्रति से बना प्रतिकूल। बेशक, वे है, वे से वेशक, और नी से निडर। तो दोस्तों बस ये याद करना है आपको कि उपसर्ग जिस समास के आगे जो प्रथम पद लगा हुआ है वो उपसर्ग है, तो अव्ययीभाव समास बिना डरे हुए लगा दीजिए, 100%, 101% वो आपका आंसर होगा। अब तत्पुरुष, भाव किसके मन में आया? पुरुष के मन में, तो तत्पुरुष समास। ये भी याद रखना अपने मन में, ज़्यादातर भूल जाते हैं कि समास के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। और पहला कौन सा होता है? अव्ययीभाव। भाव आया किसके मन में आया? पुरुष के मन में आया। पुरुष के मन में जब भाव आया तो उसने क्या किया? कार्य किया। कार्य किया तो गलियों में, आस पड़ोसी में, पड़ोसियों को, सीधे कहो पड़ोसियों को जलन हो गई, तो जलन हो गई पड़ोसियों को, तो क्या हुआ? घर में द्वंद्व हुआ, यानी द्वंद्व समास। और द्वेष हुआ, द्विगु समास। द्वंद्व हुआ, द्वेष द्वंद्व हुआ तो द्वंद्व समास। उसके बाद जब द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है, तो किस में होता है? घर में होता है, बहु बेटियों में होता है, तो वो आपका होगा बहुव्रीहि समास। तो ये भी याद रखना। इसका जो है अगला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं। आपको कारक चिन्ह अगर याद करना है तो आपने कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण, संबंध, काकी के, अधिकरण में, पर, ये आपने पढ़े होंगे। ये वही है, बस ये समझ लो तत्पुरुष समास कारक है, और कारकों का इसमें लोप होता है। और जहाँ लोप आपने पकड़ लिया वही तत्पुरुष समास है। जैसे मैं बताता हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगी आपको ये क्वेश्चन समझने में। देखिए सबसे पहले ये देखेंगे, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, और अधिकरण में, पर। बस ये याद करना आपको, ये समझना है। जैसे आप देखिए ये एग्जांपल है आपका, जेब कतरा। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। तो देखिए को शब्द का, यानी को चिन्ह का, को चिन्ह का यहाँ पे लोप हुआ है। यहाँ से जेब को कतरने वाला, तो जेब को कतरने वाला, को का यहाँ लोप हुआ है। अगला है चिड़ी मार।
यानी चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ को चिन्ह का लोप हुआ है। अच्छा, अगला है प्रयोगशाला। तो देखिए यहाँ पे प्रयोग के लिए शाला, ये कौन सा समास होगा? प्रयोग के लिए शाला। तो आपको देखना है कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास ये होगा, तीसरा होगा ये संप्रदान तत्पुरुष समास। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, ये है परीक्षा के लिए भवन। अगला है गुणहीन, यानी गुण से हीन, गुण से हीन, यानी वो गुण से अलग हो रहा है, उसमें गुण है ही नहीं है, वो गुणहीन है। तो इसको समझेंगे, गुण से हीन, तो ये हो गया गुणहीन। धनहीन, धन से हीन, यानी ये अपादान कारक है, अपादान कारक, इसको बोलेंगे तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, धनहीन। अगला है धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ये धर्म से भ्रष्ट है, तो इसको ये भी है जो है अपादान है, क्योंकि ये से का अर्थ दे रहा है और से का अर्थ होता है से अलग, अपादान का अर्थ होता है से अलग, अलग के अर्थ में जा रहा है, धर्म से भ्रष्ट। गंगा जल, ये संबंध आ गया, गंगा का जल, तो ये है का की के, संबंध है का की के संबंध है, तो यहाँ पे है संबंध किसका है? गंगा का जल, जल का संबंध है गंगा से। देश रक्षा, देश की रक्षा, ये किसका रक्षा का संबंध है देश से, देश की रक्षा। पराधीन, पर के अधीन, ये भी संबंध दिखा रहा है, क्या कह रहा है ये? पर के अधीन, पर के अधीन, पराधीन, पर के अधीन। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला ये ऑप्शन है पराधीन, पर के अधीन, ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से पराधीन कौन सा समास है, तो आपको ये ऑप्शन सीधा तत्पुरुष समास पे ले जाना है। अगर ये पूछता है कि इसके अंदर भी कारक का नाम दे देता है कि ये देखो बेटा, इसको अंदर भी पूछता है, जैसे संबंध तत्पुरुष समास, इसका नाम होगा संबंध तत्पुरुष समास। अब कला श्रेष्ठ, तो देखेंगे कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास, कला में श्रेष्ठ अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, अगला देखते हैं कर्मधारय समास। बिना देरी किए आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लें, 2 बार वीडियो देखना काफ़ी है, काफ़ी है, बहुत है, देखते बस देखते ही समझ में आ जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे जैसे मैंने बताया बस वैसे ही देखते जाओ, और जब परीक्षा हो उससे 1 दिन पहले देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, भूलोगे ही नहीं। कर्मधारय, पहला पद क्या होता है? दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, और इसमें जो है विशेषता तो बताता ही है, इसमें आपको ये देख रहा है कि ये शब्द निकल के आना चाहिए, है जो, के समान, बस कर्मधारय समास हो गया। आपको बस इतना पता चल जाए है जो, के समान, तो कर्मधारय समास 100% है, कर्मधारय समास 100% है, बस इतना समझना है और कुछ भी नहीं है कर्मधारय समास के लिए। ये कोई हुआ नहीं है, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आता कि कर्मधारय समास कैसे समझें, क्या करें क्या नहीं करें। अरे बहुत सी किताबें पढ़ते हैं तब जाके लोग बात समझते हैं, कुछ भी नहीं है जो, के समान, बस इतना समझ लिया तो कर्मधारय समास आपका कहीं नहीं गया। देखिए महाजन, महान है जो जन, महाजन, महान है जो जन, यहाँ पे देखते हैं, देखो महान है जो जन, बताओ निकल के आ रहा है कि नहीं? है जो, है जो, ये देखो, है जो, महान है जो जन, महाजन,
ये कर्मधारय समास है। अगला है नीलांबर। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय, इसमें के समान आ रहा है, क्या आ रहा है, के समान, प्राण प्रिय, तो प्राण के समान प्रिय। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। कनक लता, कनक के समान लता। लाल मणि, लाल के समान मणि। अधमरा, आधा मरा है जो, आधा मरा है जो, अधमरा। मृग नयन, मृग के समान नयन। कुछ नहीं है, बस दो ही शब्द याद रखने हैं, है जो के समान, है जो के समान। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नरोत्तम, नर है, नरों में है जो उत्तम, नरोत्तम, नर में जो है उत्तम। और परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये कर्मधार के एग्जाम्पल थे जो मैंने बहुत खूब तरीके से आपको डिफाइन किया। और बस आपको ये दो शब्द याद रखने हैं, है जो और के समान। बस इससे बाहर जाता ही नहीं है। यही जो पहला पद अगर विशेषता की बात बताएं तो महान है जो पन, महान है जो जन, तो महाजन, ये विशेषता बता रहा है। प्राण प्रिय, तो प्राण के समान प्रिय। अच्छा, कमल नयन, कमल जो है नयन है। तो लाल मणि, मणि जो है लाल है। अधमरा, आधा मरा हुआ, आधा मरा हुआ, ये विशेषता है। विशेषता से समझना चाहो विशेषता समझ लो, और है जो के समान, इससे समझना चाहो इससे समझ लो। कर्मधारय में कुछ भी नहीं है, ये बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस ये देख लेना है कि शीलेंद्र सर ने क्या पढ़ाया है, शीलेंद्र सर ने जो बताया है परीक्षा में बस वही लगा देना, जैसे जैसे ये मैंने बताया है जो के समान, या जो है इसको विशेषता के तौर पे देखेंगे तो इसकी विशेषता बता रहा है। बस सीधे सीधे यही लगाना है, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। दिगु, देखिए एक बार फिर बताता हूँ। भाव मन में आता है, किसके मन में आता है, पुरुष के मन में आता है। वो काम करता है, काम करता है तो पड़ोसियों में द्वेष होता है, द्वेष होता है तो यहाँ द्वंद्व होता है, घर में द्वंद्व होता है तो बहुबेटियां लड़ती है। तो अब अगला हमारा आता है चौथा प्रकार, दिगु। दिगु आपको ओहो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये क्या है, संख्यावाची, संख्यावाची। दिगु समास जो है संख्यावाची, यानी इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। दिगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, और इसमें कुछ है ही नहीं है। बस यही देख लो संख्या कहाँ है, कौन से ऑप्शन में संख्या है। अगर प्रश्न आता है तो ये देखना है कौन से ऑप्शन में संख्या है, बस उसी को ठोक दो। दोपहर, यहाँ दो संख्या है, दोपहर, ये दो संख्या है। त्रि, ये त्रिलोक, तीन संख्या है। यहाँ चौराहा, चार संख्या है। यहाँ तिरंगा, तीन संख्या है। यहाँ सप्ताह, तो सात संख्या है। पंचमढ़ी, पांच संख्या है। सप्त सिंधु, सात संख्या है। सप्तऋषि, सात संख्या है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। नवरात्र, नवरात्र। दुगुना, दो। त्रिगुना, तीन। ये हो गया आपका दिगु समास। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे नोटबुक में लिख लें। नोटबुक में लिखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचा होगा। अब ये जो द्वंद्व समास है इसको पढ़ाना है और बहुव्रीहि समास को पढ़ाना है। तो ये झगड़ा और बहुबेटी रह गई हैं, इनको अभी हम पढ़ाएंगे। इसको जब तक आप
नोट कर लीजिए, मैं फिर रफ करता हूँ। अभी आपने 4 प्रकार समझ लिए हैं समास के। 4 प्रकार के बाद में अब आगे चलते हैं। तो हमने अभी समझाया था, आप लोग दोबारा से रिपीट करेंगे। अव्ययी भाव, भाव किस में आया? पुरुष में आया। पुरुष में भाव आता है तो वो कर्म करता है, कर्म करता है तो मतलब पड़ोसियों में द्वेष भावना होती है, द्वेष भावना होती है तो द्वंद्व होता है, द्वंद्व होता है तो घर में बहू बेटियों में झगड़ा होता है। इस तरह से हमने ये 4 समझा दिया। अब 4 को हम यहाँ से रफ कर देते हैं और अब समझाने में मतलब कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए इनको चारों को यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब ये 2 रह गए हैं, ये 2 आप समझो। देखो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये योजक चिन्ह से याद करते हैं। योजक चिन्ह, मानता हूँ योजक चिन्ह काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसका विलोम शब्द भी याद रखो और पूरक, ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, विलोम भी होते हैं और योजक, ये तीनों को पकड़ के चलेंगे तो आपका ये द्वंद्व समास कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं, ऊंच नीच, ऊंच नीच ये एक दूसरे के पूरक हैं। गुण और दोष ये एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं। नर नारी ये विपरीत है। लाभ हानि ये विलोम शब्द है। छल कपट ये पूरक है। और रुपया पैसा ये पूरक है। राजा प्रजा ये पूरक है। तो आपको इस तरह से द्वंद्व समास याद करना है, समझना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। इधर देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है धर्म अधर्म, धर्म अधर्म। अगर हम योजक हटा देंगे तो इसमें और आ जाएगा, और यहाँ से योजक का लोप करेंगे और आ जाएगा। तो धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, यानी द्वंद्व समास का मतलब यही है कि और लगाकर इसका समास विग्रह किया जाता है, और लगाकर समास विग्रह किया जाता है, और हटा दिया जाए तो इसमें योजक चिन्ह आ जाता है। और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। इन्हें समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये पाप पुण्य, ये माता पिता, ये ऐसे एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो हर परीक्षा में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, राम रहीम, दिन रात, देश विदेश, और ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। ऊंच नीच, गुण दोष, डर नारी, लाभ हानि, छल कपट, रुपया पैसा, राजा प्रजा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है कि इसमें बस आप लोगों को दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी हो, बस आपको देवी देवता तथा राक्षस का नाम जिसमें आ जाए, समास में कैसे भी समास हो, अगर आपका देवी देवता तथा राक्षस का नाम आ जाए तो आपका ये बहुव्रीहि समास होगा। कोई कितना भी डेफिनेशन पढ़ा ले, कोई कुछ भी बता ले, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इससे हटके कुछ नहीं होने वाला। महावीर है, महावीर कौन होते हैं भैया? हनुमान। पीताम्बर है, पीले वस्त्र धारण किए हुए कौन रहते हैं? कृष्ण। चक्रपाणी किसके पास थी? चक्रपाणी बीना विष्णु के पास, सॉरी विष्णु, ये विष्णु भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, ये हनुमान है। तो जहाँ देवी देवताओं के नाम निकल के आ रहे होंगे तो वो आपका देवी बहुव्रीहि समास होगा। जैसे पंकज, पंकज, अब कमल है तो कमल देवी देवता नहीं है, लेकिन ये इस पे लक्ष्मी जी बैठती हैं। तो ये तीसरा वर्ड निकल के आ रहा है। आपको इसको मैं समझाता हूँ कि जैसे पंकज, देखना रे, आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, देखना, हाँ उसमें आ रहा है पंकज। तो पंक का अर्थ होता है कीचड़,
कीचड़ होता है। और जा का अर्थ होता है, जा का जन्मा हुआ, जन्म, कीचड़ में जन्म। ये जा का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म, पंख का अर्थ होता है कीचड़। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला ये कमल होता है। निशाचर, निशाचर रात्रि में चरने वाला या निशा में चरने वाला राक्षस। मृत्युंजय, मृत्युंजय तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला शिव शंकर। घनश्याम, काले हैं श्याम, कृष्ण। प्रधानमंत्री तो ये प्रजा के मंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजा किसकी होती है? विष्णु की। चार भुजा विष्णु की, चतुर्भुज विष्णु। घनश्याम कृष्ण, मृत्युंजय शिव शंकर, निशाचर राक्षस, पंकज कमल, चक्रपाणी विष्णु, पीताम्बर कृष्ण, महावीर हनुमान। ये आप लोग समझ गए होंगे। और पंकज आप कमल को लगाएंगे। तो यहाँ बहुब्रीहि समास खत्म होता है। मैंने आपको समास का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लें और पहली बार में ही ये समझ में आ जाता है, कुछ भी नहीं है। मैंने जिस ट्रिक से समझाया है आपको, समास पहले समास बताया, समास के बाद में उसके प्रकार बताए, प्रकार के बाद में उसके 6 प्रकार बताए थे। 6 प्रकार के अंतर्गत जो समास आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 पे अव्ययीभाव समास, नंबर 2 पे तत्पुरुष समास, नंबर 3 पे कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास और नंबर 5 आपका द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास में बस ध्यान देने की बात है कि तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह आते हैं। कारक चिन्ह से ही यहाँ समास बनता है और कारक चिन्हों का जो लोप होता है वो आपको देखना है, कुछ भी नहीं है। तो जो कारक चिन्ह है बस उन्हीं को देखना है। इसके बाद में अव्ययीभाव समास में उपसर्ग देखना है। जो उपसर्ग आएगा उसको पकड़ना है, पहले ही प्रथम पद में होगा उपसर्ग। और कर्मधारय समास में क्या बताया था मैंने आपको? बताया था कि कर्मधारय में है जो या के समान जो विशेषता बताते हैं, पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये कर्मधारय समास है। और इसके बाद में द्वंद्व समास, यहाँ दो द्वंद्व है, यानी दोनों में जो द्वंद्व होता है, कह सकते हैं ऐसे कह लो, माता पिता याद कर लो। और माता पिता में जो द्वंद्व होता है, देखा होगा काफ़ी जो मिडिल क्लास की जो फैमिली होती हैं, आए दिन कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है उनमें, माता पिता आपस में लड़ते हैं तो बच्चे पढ़ाई कर नहीं पाते हैं ढंग से। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये द्वंद्व एक तरह का झगड़ा होता है, ये द्वंद्व। तो माता पिता, भाई बहन में भी बहुत सारा झगड़ा होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो द्वंद्व के हैं, उनको याद इस तरीके से कर लेंगे। मैंने भी बताया भी है कि द्वंद्व क्या होता है। द्वंद्व समास जो होता है एक दूसरे का विलोम होता है, पूरक होता है। और देखा आपने योजक चिन्ह का इसमें यूज होता है, योजक हटा देंगे तो इसमें और लग जाएगा। ऐसे ही बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि देवी देवताओं का नाम होता है। देवी देवता या राक्षस, निशाचर इसलिए मैंने लगाया राक्षस क्योंकि इसमें निशाचर भी आता है, तो इसलिए इसको राक्षस भी देना पड़ा। तो देवी देवताओं का जहाँ नाम आता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास बहुत ही सादा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से देखो महावीर समझ गए तो हनुमान होते हैं, पीताम्बर, बस भगवान के नाम याद कर लो। और क्या यार, और कुछ जा रहा है? तो ठीक है, अब मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, ज़्यादा लंबी होती जा रही है। आपसे विदा चाहता हूँ। तो मेरे अगर क्लास अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं जो क्लास आपको दे पा रहा हूँ ये आपको अगर पसंद आ रही है या नहीं आ रही, इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। तो मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे उस फीडबैक की ज़रूरत है और फीडबैक मिलने से ये टीचिंग में सुधार हो सकता है। तो इसलिए आप मुझे एक फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।